गाइस, आज मैं अपनी XCV9 का 1 ईयर रिव्यू करने वाला हूँ, जिसमें हम इसके सस्पेंशन को टेस्ट करेंगे। हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की, इसके एक्सटीरियर की, और एक फुल बैटरी में ये कितना चल जाती है, और भी बहुत कुछ। बट ये सिर्फ एक कार रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक चैलेंज वीडियो भी है, क्योंकि इस वीडियो के एंड होने तक मुझे एक चैलेंज कंप्लीट करना है। गाइस, मैं हूँ अभी चमेरा लेक में, बोट के बीचों बीच, और मैं इस बोतल में इस लेक का पानी भर के उसको यमुना नदी में मिलाने वाला हूँ। भाई पानी बहुत ठंडा है। कितना क्लियर पानी है यार, ये देखो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इस बोतल को मैं अपनी XCV9 में पीछे रख के ले जाऊंगा, ढक्कन बंद नहीं करेंगे, यमुना के वाटर से कंपेयर करेंगे और बाद में इस पानी को मैं यमुना वाटर में मिला दूंगा। देखते हैं कि क्या मैं इस पानी को बिना गिराए दिल्ली तक ले जा सकता हूँ। गाइस, तो अब मैं अपनी डाउनहिल जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ डलहौजी से दिल्ली। इस पानी को मैं गाड़ी के अंदर रख रहा हूँ, अभी तो कैप बंद करके रख रहा हूँ, बट जैसे ही हम हाईवे पे एक्सप्रेसवेज पे पहुँचेंगे ना, उस टाइम पे हम ये कैप हटा देंगे और हम चेक करेंगे कि हमारी हाईवे की रोड्स कैसी होती हैं और इस गाड़ी की सस्पेंशन कैसे है। तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ रख देता हूँ मैं अंदर सेफली, थर्ड पैसेंजर की तरह। और अब हम अपनी डाउनहिल जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी रेंज है 505 किलोमीटर। मुझे अराउंड 30 किलोमीटर नीचे जाना है, तो हम ये चेक करेंगे कि गाड़ी कितनी चार्ज होती है जब ये डाउनहिल जाती है। तो जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑडोमीटर की रेंज कितनी बड़ी है। गाइस, फाइनली डलहौजी से नीचे पठानकोट आ गया हूँ मैं। अभी सारे प्लेन्स हैं, सारी जो भी पहाड़ वगैरह थी वो हमने उतर लिए हैं। और रेंज की बात करें तो है 563 और 88%। मैंने 500 पे स्टार्ट किया था, बीच में कुछ डाउनहिल भी थी, अपहिल भी थी, बट लास्ट में प्लेन्स पे आके हो गई है 563, 88%। यहाँ से घर बचा है 521 किलोमीटर्स। AC मैंने अभी ऑफ कर रखा है, AC ऑन करके देखते हैं कि कितनी दिखाती है। ये AC ऑन कर दिया, 549 और घर है 521 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कि अब चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या एकदम कट टू कट में पहुँचूंगा। बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, लेट्स सी। अभी बस प्लेन्स पे ही हैं तो हम जा रहे हैं, बट उससे पहले हम कर लेते हैं अपना चैलेंज स्टार्ट। गाइस, तो अब हम आ गए हैं एकदम प्लेन्स में और मैं एक्सप्रेस वे पे भी आ गया हूँ। तो अब हम करेंगे, मैं इस बॉटल को ऐसे खोल के रखूँगा इधर, और अब ये दिल्ली तक ऐसे ही जाएगी। लेट्स सी सस्पेंशन कैसा है, रोड्स कैसी है, और कितना पानी इसमें बचता है, कितना अच्छा लगता है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो कंफर्ट भी इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। मतलब मैं जब आ रहा था तभी मुझे आज सच कुछ फील नहीं हुआ कि मैं 10-11 घंटे इस गाड़ी को ड्राइव करके आया हुआ हूँ। तो कंफर्ट वाइज भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। सीट्स वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। जो वेंटिलेशन सिस्टम है अपनी सीट्स का वो भी काफ़ी अच्छा है। वो अभी जैसे गर्मी होने लग गई ना, तो मैं ऑन करके रखता हूँ तो वो एकदम ठंडा रखता है मुझे पीछे से बैक को, नहीं तो पसीने आ जाते हैं ना, वो भी ठंडा रखता है। एक चीज़ है कि ये जो पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है ना हर जगह, ये पूरा ये थोड़ा स्क्रैच जल्दी हो जाता है, तो इसकी अंदर से लैमिनेशन करानी बहुत ज़रूरी है। वो तो मैंने आते ही करवानी थी लैमिनेशन, जिसकी वजह से अभी बचा हुआ है। नहीं तो नॉर्मल सा आप ये वाला जो कपड़ा मैं यूज़ करता हूँ, ये वाला, ये भी अगर आप थोड़ा सा भी ज़ोर से मार दोगे ना तो स्क्रैच पड़ जाता है। ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इस पर थोड़ा सा महिंद्रा को थोड़ा काम करना चाहिए। तो गाइस, ये गाड़ी हाईवे पे तो बहुत अच्छे से चल रही थी और इसका सस्पेंशन बहुत स्मूथली काम कर रहा था, क्योंकि जब ये गाड़ी हाईवे पे चल रही थी तो ये पानी बहुत कम हिल रहा था। गाड़ी अभी चल रही है अराउंड 85-90 पे, और पीछे एक बार आप चेक करो कि वो बॉटल का कैसी दिख रही है। वो मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। वो सस्पेंशन इस गाड़ी के इतने अच्छे हैं कि पानी हिल भी नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। वो तो चलती हुई गाड़ी में हिलेगा ही, बट वैसे बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इस गाड़ी के सस्पेंशन जो है ना, मैं वही दिखाना चाहता था कि कितने अच्छे हैं, इसलिए मैंने उस पानी की बोतल को ऐसे रखा है। अभी तो हमारे पास 400 किलोमीटर और है, जिसमें रोड ख़राब भी आएंगे, थोड़े गड्ढे वाले भी आएंगे। उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि उस टाइम पे इसके सस्पेंशन कैसे काम करते हैं, कितने अच्छे से काम करते हैं। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स की। तो ये मैंने अब लेन कीपिंग असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में डाल दी है, और अब मैं आराम से अपनी कॉफ़ी पी सकता हूँ। ये देखो,
बहुत अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की। और गाइस अभी मैं आपको इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिखाता हूँ। अभी वो ट्रक जैसे ही ट्रक के पास थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, पहले 65, अब ट्रक के पास जैसे ही पहुँचेगी स्पीड अपने आप कम हो गई है, देखो कम हो गई है स्पीड। इस ट्रक को ही फॉलो करती रहेगी वो। और अगर मुझे स्पीड अपनी बढ़ानी है तो मैंने ऐसे लेन चेंज करी इंडिकेटर देके, ठीक है, और अब ये 65 पे जाएगी। आगे बाइक है तो ये वापस से ब्रेक मार लेगी। तो ये जो इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं आराम से जब एक्सप्रेस पे अगर हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो ये गाड़ी आगे वाली गाड़ी को फॉलो करते 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 आराम से आपको ले जाती है। 90-95 पे इसको मैं सेट कर देता हूँ, फिर मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, निकल जाते हैं हम आराम से। तो वो वाला कंफर्ट बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। और ऊपर से ये 3 स्क्रीन का जो सेटअप है, अब जैसे शाम को अगर मैच आएगा, मैं टाइम से घर नहीं पहुँच पाया, तो मैं उस वाली स्क्रीन पर मैच भी देख सकता हूँ। उसके लिए आपको स्क्रीन दी हुई है, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, सब कुछ है उसमें। वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हेड्सअप डिस्प्ले, ये पर्सनली मैं तो डेली यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी में आ जाती है। मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी, सारी चीज़ यहीं से कवर हो जाती है। हारमन कार्डन के जो स्पीकर दिए हुए हैं, ये देखो, इनका जो साउंड आउटपुट है ना, वो डीजे से भी अच्छा साउंड आउटपुट है इसका। इतनी अच्छा साउंड सिस्टम है इसका कि आपको और कुछ बाहर से कुछ भी करवाने की ज़रूरत है ही नहीं। और एक और चीज़, ये देखो, बाहर EQI बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अंदर 92 है, अभी वो धीरे धीरे होके और कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें अंदर एयर प्योरीफायर भी दिया हुआ है, जिससे आप प्योर एयर ब्रीथ करो। 500-600 EQI रहता है, इवन अभी भी 500-600 EQI है, पर गाड़ी के अंदर के EQI अभी थोड़ी देर में 25 के आसपास आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है एयर प्योरीफायर भी काम करने में। और एक ना ऐसी चीज़ भी है इलेक्ट्रिक गाड़ी में और इस गाड़ी में भी, कि इंजन की आवाज़ से ना इंसान थकता है। इस गाड़ी में आवाज़ ही नहीं है। अभी जैसे मैं चला रहा हूँ, बाहर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। नॉइस कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका इतना मोटा शीशा दिया हुआ है डबल लेयर का, उसकी वजह से ना बाहर की आवाज़ें नहीं आती है अंदर बिल्कुल भी। कोई कितना भी हॉर्न मारे वो अंदर नहीं सुनाई देगा आपको, वो बाहर ही रहेगा। गाइस एक चीज़ जो और अच्छी लगी मुझे उस गाड़ी में, जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो है ये बूस्ट बटन। सपोज मुझे ओवरटेक करना है और मुझे इंस्टेंट पावर चाहिए, तो मैं इसको दबाता हूँ, ये पावर आ गया और एकदम से ये गाड़ी भागती है भाई। ये देखो 120 टच कर गई है। तो ओवरटेकिंग में ना ये बूस्ट वाली चीज़ जो है ये बहुत काम आती है, और ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा इस गाड़ी का। तो गाइस 300 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अब लंच करने का भी टाइम आ गया था, और थोड़ी देर गाड़ी को चार्ज लगाने का टाइम आ गया था। तो गाइज स्टॉप लिया है मैंने अभी। ये है पानी, देखो स्पिल तो नहीं हुआ यार, थोड़ा बहुत ही स्पिल हुआ होगा, बाकी जितना मैंने रखा था उतना का उतना ही है। मतलब सस्पेंशन तो अच्छे से काम कर रहे हैं। एक जो चीज़ है ना, जो मैंने डलहौजी में जाके देखी, कि लोग इस गाड़ी को ना मुड़ मुड़ के देख रहे थे, क्योंकि लुक्स बहुत अच्छे हैं भाई इस गाड़ी के। ये थोड़ी ना कॉन्सेप्ट कार जैसी लगती है, तो इसलिए लोग ना मुड़ मुड़ के देख रहे थे, पूछ पे रहे थे भैया कितने की ली, कहाँ से ली, कितने किलोमीटर चल जाती है। तो मैंने बताया कि 550-600 किलोमीटर ये चल जाती है। मैं फिट एंड फिनिश की बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ा ना ऊपर उठा हुआ है, ये पूरा प्रॉपर अंदर नहीं है। ये एक थोड़ी फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम है। एक ये जो मेरा दरवाज़ा था ना, इसमें गैप था, वो मैंने बाद में ठीक करवाया है। और एक ये है यहाँ पे थोड़ी सी फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम है, देखो एक साथ नहीं जुड़ी हुई, और ये रबर थोड़ा अंदर गया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम होती है फिट एंड फिनिश की, ऐसी प्रॉब्लम्स है। बाकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस गाड़ी में। 13 प्रॉब्लम्स कुछ मैंने गिनवाई थी। बाकी जो ये अपनी बैक सीट है ना, ये ऐसे पूरा रिक्लाइन, और मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। मैं आराम से अभी भी बैठ पा रहा हूँ। ये अभी भी मेरे यहाँ पे ना वो बहुत है लेग स्पेस, तो पीछे आराम से मैं ऐसे आराम से लेट सकता हूँ। रिक्लाइन बहुत हो जाती है, ये पीछे बैठने में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीट्स तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल बहुत है। ये जो है ना बहुत कुशन वाली सीट्स दी हुई है महिंद्रा ने। बाकी ये रीडिंग लाइट दी हुई है एक। बस एक चीज़ है कि थोड़ा ना ये इंटीरियर जो है ना, ये थोड़ा गंदा हो जाता है। ये देखो ये निशान पड़ गए, कोई अगर हाथ से पकड़ता है ना ऐसे, तो थोड़े थोड़े निशान जो होते हैं ना वो भी पड़ जाते हैं इसमें, उधर भी पड़े हुए हैं। ये है बस, ये ड्रॉबैक तो है इसका। और ये जो सीट्स है ना वाइट कलर की एकदम, तो इनको हर 10 दिन में साफ़ करवाना पड़ता है या साफ़ करना पड़ता है। वो एक लिक्विड सा आता है साबुन का, स्पेशली सीट्स का, वो लेके इनको साफ़ करवाना पड़ता है। यहाँ से ये कुछ ऐसी दिखती है, देखो एक चीज़ जो और अच्छी है ना, वो है ये, इसकी डिग्गी स्पेस बहुत ज़्यादा है।
अभी भी इसमें आधी डिग्गी भरी हुई है मैंने, आधी और ऊपर तक इसको भर सकते हैं हम सब। इसमें 4-5 बैग्स और आ जाएंगे अभी भी। तो मतलब अगर 4-5 लोग जा रहे हैं तो इतनी डिग्गी काफ़ी है सबका सामान लेने के लिए। 3-4 बैग, 5-6 बैग्स और फिर डफल बैग्स सब आप इसमें आराम से रख सकते हो। और भी अगर जगह कम पड़े तो आगे फ्रंट है, फ्रंट में और आप सामान डाल दो। ये सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की। इस गाड़ी के जो टायर्स आते हैं ना, वो स्पेशली इलेक्ट्रिक टायर्स आते हैं, ये देखो। तो इनका ये होता है कि ये थोड़े से ग्रिप इनमें थोड़ी कम होती है और आवाज़ ये बिल्कुल नहीं करते रोड पे, इसलिए इनको इलेक्ट्रिक टायर बोलते हैं। एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप स्नो में जाओगे या कोई पानी भरा हुआ होगा या एकदम से स्पीड होगी ना तो ये टायर फिसलते हैं। ये ड्रॉबैक है इसका। मतलब आप इसको प्रॉपर स्नो में ले जाओगे तो स्नो मोड यूज़ करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं जा सकते इस गाड़ी में स्नो में ले जाके। गाइस चार्जिंग अपनी कंप्लीट हो गई है। मैं ये निकालता हूँ यहाँ से और इसमें रख देते हैं। जी जी जी, इसको बंद कर देता हूँ मैं। चार्जिंग कंप्लीट हो गई है, 61% गाड़ी चार्ज हो गई है। 333 की रेंज दिखा रही है। घर अपना सिर्फ 212 किलोमीटर दूर है। गाइस अब तो बस मेरा घर अराउंड 30 मिनट्स दूर रह गया है और ये तो एक्सप्रेसवे है, तो इस पे तो कोई भी मतलब ऐसे कोई गड्ढा या फिर ख़राब रोड आएगा ही नहीं। और पानी अभी तक वैसे कि वैसा ही पड़ा हुआ है। तो मतलब ये मत सोचना कि रोड बहुत अच्छा है, गाड़ी की सस्पेंशन बहुत अच्छी है जिसकी वजह से पानी को कुछ हुआ नहीं। रोड तो अच्छा नहीं है इतना, ठीक है। तो एक बार आप देखो पानी वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। अब फाइनल चीज़ ये बची है कि मैं इस पानी को यमुना जी के पानी से कंपेयर करूँगा। इस पानी में ना बिल्कुल भी स्मेल, कोई कीड़ा, कोई गंदगी कुछ नहीं है। और हम चेक करेंगे यमुना जी के पानी को और फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस जब हम वहाँ पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों के पानी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ यमुना नदी के पास। पीछे मेरे जो आप देख रहे होगे वो यमुना नदी है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये नदी है, इस पे स्नोफॉल हुई है, ये क्या है। मतलब इतनी वाइट, इतना ज़्यादा पोल्यूशन कैसे हो सकता है यार। पूरी नदी ऊपर से वाइट है। ये मेरे हाथ में है रावी नदी का पानी और एक बॉटल में ये लेके आया हूँ जिसमें मैं यमुना नदी का पानी डालूंगा। और हाँ, एज प्रॉमिस्ड मैं रावी नदी के पानी को यमुना नदी के पानी में मिला दूंगा। फर्स्ट टाइम ऐसा यूट्यूब पे हो रहा है, ठीक है। तो पहले वो कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस बोतल में मैं यमुना नदी का पानी डालूंगा और इस बोतल में रावी नदी का पानी। घर पे मेरे TDS मीटर है एंड आप सरप्राइज हो जाओगे कि इन दोनों में से एक पानी ना पीने के लिए सेफ होगा। तो गाइज ये मैंने यमुना नदी का पानी ले लिया है और भाई इसमें से ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है। इवन आप कलर भी देख सकते हो, एकदम काला है ये और ये एकदम साफ है। इतनी पोल्यूटेड नदी मैंने आज तक नहीं देखी यार अपनी ज़िंदगी में। और गाइस अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसको देख के आप भी बिलीव नहीं करोगे। एक बहुत यंग लड़का इस नदी में नहा रहा था रील बनाने के लिए। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ओके गाइस, तो मैं ये दोनों पानी की बोतल अपने स्टूडियो में लेके आ चुका हूँ। ये है रावी नदी का पानी और ये है यमुना नदी का पानी और मेरे पास है ये TDS मीटर। तो अब हम पता लगाएंगे कि इन दोनों की TDS वैल्यू क्या है। उसके लिए मैंने रख लिए हैं ये 2 डिस्पोजेबल ग्लास, क्योंकि इन दोनों बॉटल्स के अंदर ये TDS मीटर जा नहीं रहा है। ये ऐसे ऑन कर लेंगे और फिर यहाँ पे ये TDS वैल्यू दिखाएगा। इस वाले गिलास में मैं डालता हूँ यमुना नदी का पानी, ये डाल दिया मैंने। और इस वाले में हम डालते हैं रावी नदी का पानी। ओके, तो अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ। सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं यमुना नदी का पानी का TDS। सो एज यू कैन सी इसकी TDS वैल्यू है 964 ppm। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मतलब ये तो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि इसको आप पियोगे तो पक्का किसी ना किसी को तो टाइफाइड वगैरह या बीमारी बहुत गंदे वाली हो ही जाएगी। और मैंने तो इसमें लोगों को नहाते हुए भी देखा है यार।
कैसे कर लेते हैं लोग। और अब टाइम है इस TDS मीटर को रावी नदी के पानी में डालने का। सो गाइस एज यू कैन सी ये है 122 ppm। तो भाई इसके अकॉर्डिंग ये पानी ड्रिंकेबल है, आप पी सकते हो। 60 to 120 आपका ड्रिंकिंग वाटर में आता है, 0 to 60 आपका नॉर्मल एकदम जो प्योर वाटर होता है उसमें होता है, बट 60 to 120 ड्रिंकिंग वाटर। तो आप इसको पी भी सकते हो यार। अब आपको पता चल गया है कि यमुना नदी का पानी कैसा है और हमारी रावी नदी चमेरा लेक का पानी कैसा है। तो मैं कुछ अलग टाइप का कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहा था जिसमें मैंने गाड़ी का लॉन्ग टर्म रिव्यू भी किया, बट एक थोड़े अलग टाइप कॉन्सेप्ट से। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो यार कमेंट्स में मुझे बताना, और अगर ना पसंद आया हो तो भी बताना, कोई इंप्रूवमेंट्स चाहिए हो तो बताना, सो दैट मैं आगे की वीडियोस ऐसे ही प्लान कर पाऊँ। और भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लो यार, और दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बना रहा हूँ यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।